सविता जब हमारे घर घरेलू कामकाज में हाथ बटाने आई थी, तब मैं जूनियर हाई स्कूल में थी। मुझे याद है, मेरी माँ सविता के पीछे पीछे हर कमरे में उससे बात करती हुई जाती थी। जब वो घर में झाड़ू पोछा करती थी और घर के फर्नीचर साफ करती थी, माँ के लिए उससे बात करना एक बहाना था, जिससे कि वो ये जान सके कि काम वाली ठीक से काम कर रही है या नहीं और कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। आखिरकार एक मालिक और काम वाले का रिश्ता शक से ही शुरू होता है। सविता के लिए वो बातचीत उसके दैनिक काम की नीरसता को कम करने में मदद करती थी। जो बात एक मामूली से बातचीत से शुरू हुई, वो जल्दी ही एक लंबी बातचीत में बदल गई। अक्सर वही जो दो औरतें चाहती हैं। मेरी माँ ने ये जल्दी ही जान लिया कि सविता उन नौकरों से अलग है जिन्होंने हमारे लिए पहले काम किया है। ये वो थी जिसने कभी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी नहीं जब उसे कोई ना देख रहा हो। और उसी दौरान सविता ने मेरी माँ में एक शांत और धैर्यवान श्रोता को पाया, कोई ऐसा जो उसकी बातें सुनता और फिर उसे अपने शब्दों से सांत्वना देता। सविता दक्षिणी कोलकाता की बस्ती में रहती थी। वो घर के ये काम करीबन 10 और घरों में भी करती थी। हर रोज वो सूर्योदय से पहले उठ जाती थी और सबसे पहले घर में 6 बजे से पहले ही पहुंच जाती थी। पैसे बचाने के लिए वो घर से रेलवे स्टेशन कई किलोमीटर पैदल चलती थी और वापस जाती थी। वो ट्रेन में सामान ढोने वाले डिब्बे में सफर करती थी। उसका दिन आधी रात से पहले कभी खत्म नहीं होता। वो जिन घरों में काम करती थी, वहां से मिली हुई कुछ बेकार पुरानी साड़ियां पहनती थी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे जोड़ने में दिन रात लगी रहती थी। तभी हमें मालूम हुआ कि सविता के घर पर उसका बेकार पति भी है, जिसने फैक्ट्री में हुई एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया। जब वो काम करता भी था, तब भी अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा शराब पीने में उड़ा देता और खाली समय उसे बस कोसने में उड़ा देता। इसीलिए उन लोगों ने कुछ भी बचत नहीं की थी। बिना पेंशन के एक बेकार आदमी होने के कारण उसका अधिक वक्त अपने पुराने दिनों पर आंसू बहाने में बीत जाता और उसकी पत्नी की ज्यादा कमाई उसकी दवाइयों पर खर्च हो जाती। ये देखकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि सविता में इतनी मानसिक शक्ति और परेशानियों को सहने की क्षमता कहाँ से आती थी। वो ताकत उसकी बेटी शांता से मिलती थी। सविता अपनी बेटी को एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। उसकी आंखें अपने बच्ची के चेहरे पर उम्मीद और मुस्कान देखकर चमक उठती थी। उसे गर्व था कि उसकी लड़की कभी किसी भी परीक्षा में 60% से कम नंबर नहीं लाती। शांता अपनी कक्षा में प्रथम 10 छात्राओं में से थी, और वो भी बिना किसी ट्यूटर की मदद के, जो उसकी कक्षा के अन्य बच्चे लगा सकते थे पर वो नहीं। सविता खुद अनपढ़ थी, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग देखे हैं जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, और वो उनमें सबसे आगे थी। वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करती थी और उसकी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य सभी चीजों के लिए जी तोड़ प्रयास करती। सौभाग्य से उसे शांता के स्कूल का ही एक शिक्षक मिल गया, जो उसकी लगन और कठिन परिश्रम को देखकर उसका गुरु बनने को तैयार हो गया, और उसने शांता को स्कूल के बोर्ड और ट्रस्टी से डोनेशन दिलवा दिया। उस डोनेशन से शांता की स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाता था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बचत थी और सविता के लिए एक चैन की सांस, क्योंकि अब उसके पति की दवाओं का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे अब दमा भी हो गया
और अन्य शारीरिक कष्ट जो अब सब बढ़ चुके थे। मेरी माँ ने एक दिन जब ये देखा कि शांता स्कूल में मुझसे बस एक कक्षा छोटी है, तो उन्होंने मेरी पुरानी किताबें वगैरह संभाल कर रखनी शुरू कर दी, जिसे वो साल के अंत में सविता को दे देती ताकि वे शांता के काम आ सकें। इस बात ने मेरी काफी मदद की। मैं जो एक बड़े घर के बच्चों की तरह अपनी पुरानी किताबों को बेकार समझती थी, अब मुझे ये एहसास हुआ कि ये किसी और के भी काम आ सकती हैं। तो इसीलिए अब मैंने अपनी किताबों को ठीक से सहेजना और अपने नोट्स को साफ साफ लिखना शुरू कर दिया। कभी कभी अपनी छुट्टियों में शांता भी अपनी माँ के साथ आती थी और उसके साथ घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाती थी, जैसा कि पड़ोस में लगे नगर निगम के नल से खाना बनाने के लिए पानी लाना इत्यादि। और बाकी के पूरे समय वो आलती पालती मारकर रसोई घर के एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई करती रहती थी। कई बार मेरी माँ भी उसे पढ़ाने में मदद करती, उसके कठिन पाठों को याद करने में उसकी सहायता करती। माँ को शांता को फल और बाकी चीजें जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर थी उसे देने में बहुत खुशी होती थी, और उसके बदले में सविता हमारे लिए और अच्छा और अधिक काम किया करती, तब भी जब हम उसे काम नहीं करने को कहते। इस तरह से माँ और सविता के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। ये रिश्ता अब केवल मालिक एवं नौकर का नहीं रह गया था। साल बीतते गए थे और अब सविता की बेटी कक्षा 10 में आ गई थी और इस साल उसके बोर्ड की परीक्षा थी। सविता को पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी उसको गर्व से भर देगी। शांता ने अपने स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल अंक प्राप्त किए थे तथा सभी शिक्षकों को उससे बहुत अपेक्षाएं थीं, जबकि किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। अपनी परीक्षाओं से 1 महीना पहले शांता काफी बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया है, लेकिन ये पता करने में अब काफी देर हो गई थी और गलत इलाज के चलने के कारण उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो गई थी। सविता ने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। मेरी माँ ने उसे उसकी तनख्वाह एडवांस में दी और कुछ अलग से पैसे भी दिए। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले सविता की बेटी सरकारी अस्पताल में मर गई। हमें ये खबर उसकी पड़ोसी ने दी, जो हमारे इलाके के कुछ अन्य घरों में काम करती थी। उसने बताया कि सविता बहुत अधिक रो रही थी क्योंकि उसका पूरा संसार बिखर गया था। वो 1 हफ्ते बाद काम पर वापस लौट आई। उसकी आंखों के किनारे काले घेरे थे और बाल लगता था मानो रात ही रात में सफेद हो गए। वो अपनी पुरानी कदकाठी की छाया बनकर रह गई थी। हालांकि अब वो कई घरों में काम नहीं करती थी, पर उसने हमारे घर का काम नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अब उसे पैसों की जरूरत नहीं है, अब उसे अपनी बेटी की स्कूल फीस नहीं भरनी है। लेकिन कम काम होने के बावजूद भी अब वो कमजोर और थकी हुई सी लगती थी। उसके बाद से हमने उसे बोलते हुए बहुत कम देखा, जबकि वो काम अब भी उतनी ही लगन से करती थी। ऐसा लगता था मानो उसके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है, जिसने उसके भीतर की सारी उमंग और खुशियां निचोड़कर बाहर निकाल दी हैं। कई सालों बाद जब हम दूसरे मोहल्ले में रहने लगे और तब सविता भी हमारे लिए काम नहीं करती थी, तभी एक बार माँ अपने पुराने पड़ोसी के पास किसी काम से गई तो उसने सविता को देखा। मैं तब तक कॉलेज पास करके दूसरे शहर में काम कर रही थी। माँ ने मुझे ये बात फोन पर बताई। पड़ोस में छोटी सी पुस्तक की दुकान थी, जहाँ सेकंड हैंड पुस्तकें और कुछ रेफरेंस पुस्तकें मिलती थीं। जब मेरी माँ उस दुकान के सामने से निकल रही थी तो उसने सविता को कुछ पुस्तकें खरीदते हुए देखा। वो अब अधिक बूढ़ी हो चुकी थी
और उसकी रीढ़ की हड्डी भी झुक गई थी। सविता ने मेरी माँ को पहचाना और मुस्कुराई। माँ वहां रुककर उससे पूछने लगी कि वो वहां क्या कर रही है। ये मेरे पड़ोस के बेटे के लिए है, कहकर सविता मुस्कुराई। बच्चा बहुत तेज है और अपनी कक्षा में अव्वल आता है। ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। लड़के का पिता शराबी है और माँ को 4 बच्चे संभालने पड़ते हैं। उसके पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मदद कर देती हूँ, उसकी पुस्तकें खरीदकर और बाकी सामान जो मैं खरीद सकती हूँ। अब जबकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और मैं इतने पैसों का करूँगी भी क्या। अगर इस लड़के को अच्छी शिक्षा मिल जाती है तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। फोन पर यही सब बात बताते हुए मेरी माँ की आवाज रुक गई। मुझे दिख सकता था कि शांता स्वर्ग से मुस्कुरा रही थी। कहानी को सुनने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो। अगर आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए या कुछ सामान देकर के ही सही, तो हम सभी परोपकार करने की ये आदत अपने में ज़रूर सम्मिलित करें।